हाँ जी बेटा। देखिए, एक इलस्ट्रेशन मैंने 5 निकाल रखी है आप सभी के लिए। फटाफट से करते हैं। लास्ट टाइम हमने काफी इलस्ट्रेशन करके देखी थी। अब ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बैंक ऑफ इंडिया हैज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि पहले से ही इन्होंने डिवेंचर इशू कर रखे थे। अभी इशू करे नहीं है, पहले से ही थे। 1 लाख डिवेंचर थे, 10% वाले डिवेंचर थे, 10 रुपए का एक डिवेंचर वैल्यू। है ना। इशूड ऑन 1 अप्रैल 2015, ये इशू किए गए थे 1 2015 को। ड्यू फॉर रिडेम्पशन, इनका रिडेम्पशन किया जाएगा 30 जून 2020 को। ये तो इशू की एंट्री बनानी नहीं है क्योंकि ये इशू हो चुके थे। अच्छा, ये क्या है? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया क्या है? ये एक तरीके की बैंकिंग कंपनी हो गई, है ना। ये क्या हो गया? एक तरीके की, देखो, बैंकिंग कंपनी। और आपको याद हो, बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करते हैं, तो हमने उसकी टेबल के अंदर क्या पढ़ा था कि इन कंपनी को डीआरआर तो बनाना ही नहीं होता और इनको डीआरआई भी नहीं बनाना होता। ना ये डीआरआई की एंट्री बनाएंगे ना डीआरआई की एंट्री बनाएंगे, तो ये तो फुली क्या हो गया? रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल हो गया एक तरीके की, ये मान के चलो आप। बोलो आए ना, ये ना डीआरआर बना रहे ना ये डीआरआई बना रहे, तो यहाँ तो सीधी सीधी एंट्री बनेगी, सीधा ड्यू की और पे की, मतलब 30 जून, क्योंकि ना डीआरआई है, न डीआरआई, न डीआरआर है, न डीआरआई है, न डीआरआई सोल्ड होगा, न डीआरआर ट्रांसफर होगा, कुछ होगा ही नहीं। मेन तो जो माथा मगज होती थी वो डीआरआर डीआरआई के बनाने में होती थी। अब तो क्या होगा? सीधा सीधा ड्यू रिडेम्पशन। और ड्यू भी किस वो, ड्यू की एंट्री, ये तो पार की है, प्रीमियम की कुछ नहीं बोला तो क्या मानोगे? पार की एंट्री। तो सीधी एंट्री बनेगी तुम्हारी, क्योंकि बैंकिंग कंपनी है, ठीक है ना। तो एंट्री बनेगी 30 जून 2020 को। डेबेंचर हमारे खत्म हो जाएंगे, डेबेंचर है 10% वाले। डेबेंचर हमारी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होती है क्रेडिट, खत्म करने के लिए कर देंगे डेबिट। और अभी हमने पैसा दिया नहीं है तो पैसा देना बाकी है, तो हमारी बनेगी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी होती है क्रेडिट डेबेंचर होल्डर्स के नाम से। कितने डेबेंचर है हमारे? हमारे डेबेंचर है 1 लाख डेबेंचर है, 10 रुपए का एक डेबेंचर है। तो टोटल डेबेंचर तुम्हारे कितने हो गए? 10 लाख रुपए के हो गए। क्लियर ही नहीं है? फिर पे कर दो। डेबेंचर होल्डर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है क्रेडिट, खत्म करने कर देंगे डेबिट। डेबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। ड्यू और पे। नो डीआरआर नो डीआरआई, लॉजिक क्लियर है ना, क्योंकि ये बैंकिंग कंपनी है। और टेबल याद रखना, और नहीं याद रखोगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। भैया टेबल का कुछ तरीका बता दो हमको। लो जी। मैं आज सोच के बैठा था कि जिससे तुम कंफ्यूज ना हो ना, तो कुछ ऐसा कर दूं तुम्हारे लिए कि तुम्हें थोड़ा सा मामला आसान सा लगने लगे। एक ऐसी सूची बना दूं कि मामला बढ़िया लगने लगे। ठीक है। देखो, यहाँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। पहले लिखेंगे AIFI, फिर लिखेंगे यहाँ पर बैंकिंग कंपनी, फिर यहाँ लिखेंगे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इनमें क्या याद करोगे? रॉन्ग रॉन्ग, न डीआरआई बनाना, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, न डीआरआई बनाना। याद हो गया? नंबर 4, नंबर 4 में लिख देंगे लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी में कौन सी? ऊपर वाली छोड़कर, अदर देन अबव 3, ऊपर वाली 3 छोड़ दी। और कोई? उनमें कौन कौन सा आ जाता है? एक तो तुम्हारा आया था कौन सा? NBFC और HFC। ठीक है। और एक और आता है, जरा मैं देख लूँ एक बार। अ, 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 एक भूल रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक। वो NBFC और HFC एक में हेडिंग में डाल दी, अलग अलग थी। ठीक ठीक ठीक, भूला कुछ नहीं हूँ।
एस हो गया, एच एफ सी यहाँ हो गया, और फिर उनके अलावा अदर। समझ गए? ये क्या है, ये डीआरआर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन ये डीआरआई की कैटेगरी में आते हैं। समझ गए? ये चीज समझ लो। फिर पांचवी हेडिंग हो गई तुम्हारी कौन सी? अनलिस्टेड कंपनियां। अगेन वही, अदर देन अबव थ्री, अदर देन अबव थ्री, मतलब ऊपर वाले वन वन टू थ्री को छोड़कर। इसमें भी वही तीन हेडिंग बनेंगी। नहीं, इनमें दो बनेंगी, एनबीएफसी और एचएफसी। ये क्या होता है? नो, 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 दोनों कट है इनके। लेकिन एक चीज याद रखना, क्या ये प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए होता है। इनको तो तुम ऐसे समझ लो, ये प्राइवेटली कर रहे हो, प्राइवेटली प्लेसमेंट कर रहे हो, या पब्लिकली इशू कर रहे हो, कोई भी हो, ये खाली प्राइवेट में है। और जो छठी कैटेगरी है, वो है अनलिस्टेड की ही है, अनलिस्टेड कंपनी की ही है, सारी बातें वही हैं। बड़ी अनलिस्टेड में अदर देन अबव थ्री वाली कैटेगरी आएगी। अदर देन अबव थ्री में अदर देन एनबीएफसी एंड एचएफसी। समझ गए? एनबीएफसी और एचएफसी, मतलब इन दोनों के अलावा वाली कैटेगरी। यहाँ पे दोनों चीजें, डीआरआर भी और डीआरआई भी है। समझ गए? ये ध्यान में रहेगा तुम्हें कि कहाँ क्या कैसे है। ये ध्यान से पढ़ना कौन सी कंपनी दे रही है, बकायदा तरीके से ना आपको मिलेंगी चीजें। इनको मत सोचना कि आपको ये नाम नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा, ए आई एफ आई है, बैंकिंग कंपनी, अदर देन है। ये लिस्ट याद होनी चाहिए, कौन डीआरआर बनाएगा, कौन डीआरआई बनाएगा, ये सारी बातें हैं, ये ध्यान में नहीं तो कर लोगे। अच्छा, एक बात और लिख देता हूँ, ठीक है? ये चाहे प्राइवेटली कर रहे हो, अनलिस्टेड कंपनी हो, चाहे पब्लिकली कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी हो। लेकिन एक बात और बोल दूं, इन्होंने वैसे लिखा नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ जब डिफाइन ही नहीं है तो क्या करेंगे, मैं तो कर दे रहा हूँ कि अगर एनबीएफसी और एचएफसी हुआ और पब्लिक हुआ, क्योंकि ऊपर इन्होंने प्राइवेट की बात बोली हुई है कि अगर प्राइवेटली कर रहे होंगे तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पब्लिकली कर रहे हैं तो भैया दोनों जगह टिक मार देना। लिखा नहीं है, ऑप्शन बनाया नहीं है, मैं ऑप्शन बना रहा हूँ, ये बात पहले बता दे रहा हूँ। क्लियर है? अगर वेरिएंट ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना कि एनबीएफसी और एचएफसी है और पब्लिकली ऐसा है, तो तुम कर देना डीआरआर डीआरआई का जोड़। क्लियर है? ठीक है? और जैसा क्वेश्चन बोले तो वैसा कर देना, क्वेश्चन अगर कुछ कह रहा हो उस बारे में। ठीक है? बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो, अब देखो, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 6 ले लो। क्या लिखा है? पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इशू की भी एंट्री और रिडेम्पशन की भी एंट्री है। बाय कौन सी कंपनी आ गई? पहले देखो लिस्टेड है ना, और लिस्टेड में तो मेरे अकॉर्डिंग देखो, लिस्टेड में याद है ना, देखो यार लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड में याद था, डीआरआर नहीं है, डीआरआई है। समझ गए? डीआरआर नहीं है, डीआरआई है। अब क्या लिखा? एनबीएफसी और लिस्टेड में भी एनबीएफसी कंपनी है, तो कोई भी हो, हमें क्या मतलब है। 15,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं और 10% का इशू एंड इशूड एट 10% प्रीमियम एंड रिपेबल एट पार। मतलब अब इन्होंने इशू रिडेम्पशन एंट्री मांगी है, इन्वेस्टमेंट के बारे में इन्होंने कोई झोल वोल बोला नहीं है, डेट वेट भी नहीं बताई, तो हम डीआरआई की एंट्री बना देंगे। बनाइए, ठीक है, खुद चल के बनाएंगे। चलिए, तो देखिए आसान है वैसे तो। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ना ई वाला पार्ट करता हूँ, प्रीमियम वाला थोड़ा ठीक ठाक है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 6 का सेकंड, क्योंकि फर्स्ट वाला थोड़ा सा आसान है, उसे आप कर लोगे। देखो, पहले बनाएंगे इशू की एंट्री। इशू क्या लिखा है? 60,000 डेमेंजर है, 12% वाला डेमेंजर है, 100 का है प्रीमियम पे, और रिडम्पशन प्रीमियम पे, मतलब भूती डेंस चुड़ैल है, तो क्या करोगे? देखो, पहले बनाएंगे सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इशू एंट्री नॉर्मल, डेबेंचर एप्लीकेशन
एंड अलॉटमेंट। ठीक है, कितने डिवेंचर है? 60,000 डिवेंचर है। एक डिवेंचर कितने का दे रहे हैं? 100 का डिवेंचर है, 5% प्रीमियम पे, मतलब 105 में दे रहे हैं। तो 105 रुपये हमारे पास आ रहे हैं। क्लियर है? नहीं है? ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 60,000 की 105 से, तो ये हमारा आ जाएगा 6 लाख, नहीं 63 लाख रुपए, 63 लाख रुपए। फिर दूसरी एंट्री बना दो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना परसेंट वाला डिबेंचर है? 12% वाला डिबेंचर है, टू 12% डिबेंचर। और क्योंकि यहाँ एसपीआर है, अब एसपीआर नहीं लिखना, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना है। सिक्योरिटी प्रीमियम 60 × 100, 60 × 5 प्रीमियम। ये हो गया तुम्हारा 60 लाख, 3 लाख, 63 लाख। बात क्लियर हो गई? अब इसके बाद क्या है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्रेडिट। क्यों एक्स्ट्रा क्रेडिट को? कि फ्यूचर में 10% एक्स्ट्रा देंगे, 100 के बदले 110, मतलब 10 रुपये एक्स्ट्रा हो गए, तो क्या हो जाएगा ये? 60 × 10, 6 लाख, 6 लाख। बात क्लियर हो गई? बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फिर ये वाली एंट्री। अब सवाल क्या आता है, इधर देखना। अगर ये राइट ऑफ की एंट्री मांगे तो बना देना, ना मांगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें राइट, हालांकि उन्होंने मांगी नहीं तो मुझे जरूरत नहीं है, सीधा मैं पता क्या करूंगा, डीआरआई तो बनेगा नहीं, डीआरआई की एंट्री खींचूंगा। डीआरआई अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट आएगी और पैसा जाएगा। जितने डेमेंजर खत्म करोगे, ऑब्वियस बात है, पूरे 60 लाख के डेमेंजर एक साथ खत्म किए जाएंगे, फेज वैल्यू 60 लाख की, उनका 15%, तो 15 15 × 90, लगभग आपका बैठेगा 9 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट। और रिडम्पशन से पहले क्या कर दोगे? इसे बेच दोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, 9 लाख, 9 लाख। बात क्लियर हो गई? अब इधर आता है कहानी, रिडम्पशन एंट्री। रिडम्पशन किस प्रीमियम पे, तो एंट्री क्या बनी ये बोलो? 12% डिवेंचर खत्म, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन प्रीमियम है ना, रिडम्पशन एट प्रीमियम की एंट्री, और पैसा हमें किसको देना है? डिवेंचर होल्डर को। ये रिडम्पशन का टाइम है। बात क्लियर हो गई? अलग अलग डेट है, ये तो हमें डेट नहीं पता, इशू किसी और डेट पे है, डीआरआई किसी और डेट पे है, और रिडम्पशन किसी और डेट पे है, डेट नहीं पता हमें, तो एंट्री पेल रहे हैं। ठीक है ना? 60 लाख ये देने हैं, 6 लाख का हमने वो प्रीमियम हो गया, तो 66 लाख रुपए पे करने हैं। अब पे कर दो, बस खत्म एंट्री है। डीआरआर का कुछ मतलब ही नहीं है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री बनेंगी भैया। अगर यहाँ पर राइट ऑफ की एंट्री और मांग लेता तो मैं बना दे रहा हूँ, इसी सेम ईयर में राइट ऑफ की एंट्री बन जाएंगी। क्या कि जो लॉस है कवर कर देंगे, 6 लाख का लॉस है ना, 3 लाख तो यहाँ से कवर हो जाएगा, तो एसपीआर अकाउंट डेबिट, बाकी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। 3 लाख यहाँ से कवर कर देंगे, 3 लाख पीएनएल से कवर कर देंगे, और पूरा 6 लाख का लॉस उसी ईयर में कवर हो जाएगा, खत्म, सेम ईयर क्लोज। ये है। ये पार का था, तो यहाँ भूत चुड़ैल वाला कोई ड्रामा है ही नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 7 क्या लिखा है?
सिटी फाइनेंस लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड है। एनबीएफसी है, एनबीएफ डीआरआर नहीं है, डीआरआई है, डीआरआई है। ठीक है ना। ये इशू कर रही है 1,09% वाले डिवेंचर, 50 रुपए का एक है, वो भी डिस्काउंट। चलो, वो भी कब? 30 जून 2018 को। रिडेम्पशन कब होगा? 31 मई 2020 को। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, सारे डिवेंचर खरीद लिए गए, बिक गए। द कंपनी मेड लीगल रिक्वायरमेंट एंड इन्वेस्ट इन एफडी। कंपनी लीगल मतलब वही कानूनी कार्रवाई करती है, उसके अकॉर्डिंग कितने पैसे एफडी, क्योंकि डीआर तो बनेगा नहीं, डीआर ही नहीं, एफडी के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10%। देखो हम ना जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए। अब तक हमने डीआरआई के जितने भी क्वेश्चन करे उनमें हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है हमें पता नहीं था, तो रहा होगा बट कितना वो नहीं पता था, तो हम इंटरेस्ट की एंट्री बना ही नहीं रहे थे। अब यहाँ इंटरेस्ट मिलने की एंट्रियां बनेगी, ठीक है ना। और टैक्स वॉज डिडक्टेड एट सोर्स बाय बैंक 10%, ठीक है ना। पास जनरल एंट्री फॉर इशू एंड रिडेम्पशन डिबेंचर अलोंग विद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? एक बार मैं चाहूंगा 30 सेकंड लगा लो, क्वेश्चन को पढ़ लो आराम से। पढ़ ले बेटा, बोलो। पढ़ लिया? यस भैया। चलो, मैंने बताया था कि डील करने का सबसे बड़ा तरीका पता है क्या है? सबसे बढ़िया जो तरीका है, समझ में ना आया तो टाइम लाइन। क्या लिखा है? 30 जून 18, और रिडेम्पशन की जो डेट है वो है 31 मार्च 20। कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं? 1,09% 50 रुपए का एक है। 1,09% वाली डिबेंचर, 50 का एक डिबेंचर है, इसका 10%, 10% डिस्काउंट है ना, तो 5 रुपए माइनस करके कितने में? 45, इनकी हमें लॉस है, रुपए कम ले रहे हैं। अच्छा, जो रिडम्पशन है वो होगा 31 मार्च। अब रिडम्पशन किस पे है? या रिडम्पशन है, बट रिडम्पशन किस पे? पारवे प्रीमियम, कुछ नहीं बोला तो पारी मानेंगे। 50 के बदले कितनी देरी कंपनी? 50। फ्यूचर में नो भूतनी, नो डायन, नो चुड़ैल, नो एक्स्ट्रा डेबिट, नो एक्स्ट्रा क्रेडिट, जैसा भी करा था हमने, याद आया? ये बात क्लियर होगी? नहीं तो मैं इशू के टाइम पर एक्स्ट्रा डेबिट एक्स्ट्रा क्रेडिट करता अगर भविष्य में भूतनी डायन चुड़ैल होती तो। कंपनी डीआरआई करेगी। अब डीआरआई कब कर रही है इन्वेस्ट? 1 अप्रैल 2019 को कर रही है इन्वेस्टमेंट। 1 अप्रैल 2019 इनकी, इससे पहले जो आया, क्योंकि जिस दिन रिडेम्पशन होने वाला होता है उससे पहले जो 30 अप्रैल होता है, 30 अप्रैल को करो, ये उससे पहले, ये तो इन्होंने डेट दे दी कि भाई हम तो 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2019 को कर देंगे रिडेम्पशन, ये बोला हुआ इन्होंने। यहाँ डी आर आई बनेगा, ऑब्वियस बात है, कितना बनेगा? जितने डिवेंचर खत्म करने वाले हो, पूरे डिवेंचर खत्म करने वाले हैं, मतलब 1 लाख डिवेंचर, फेस वैल्यू कितनी है? 50 रुपए, उसका कितना परसेंट? कम से कम 15% लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यानी कि 50 लाख का 15% कितना बैठ गया? 15×5 = 75, 7.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट। और इसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट का जो रेट दे रखा है, वो इंटरेस्ट कितना है? जो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ लिखते हैं इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा 10%। अच्छा, इंटरेस्ट 10% है, ठीक है ना। और टीडीएस का जो रेट है वो भी कितना है? 10% ही दे रखा है। चलो, ये वाली बात क्लियर हो जाती है। डीआरआर बनेगा नहीं, और कुछ इधर बोला नहीं है, बस। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहानी की शुरुआत कहाँ से होगी? तुम्हारी इशू से। ठीक है, इशू करो। डेट क्या है? 30 जून, 30 जून 18। इशू की एंट्री बनाते हैं। क्या बनेगी एंट्री?
बोलिए। बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आएगा टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बताइए कितने डिबेंचर दे रहे हैं? 1 लाख डिबेंचर दे रहे हैं। रुपए कितने ले रहे हैं? 45 रुपए ले रहे हैं डिबेंचर पे, यानी कि रुपए हम पे आएंगे 45 लाख रुपए, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब बनाओ दूसरी एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। रुपए क्योंकि कम आ रहे हैं तो क्या होगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 9% डिबेंचर गया, क्रेडिट वोट गोज आउट। यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू आएगी 1 लाख इंटू 50। डिबेंचर हमारे कितने रुपए के गए हैं? डिबेंचर हमारे गए हैं 50 लाख रुपए के, और रुपए हम पे कितने आ रहे हैं? 45 लाख, यानी कि कुल मिला के 5 लाख का हमारा हो गया नुकसान। अभी राइट ऑफ करने के लिए एंट्री मांगते थे, मैं बना दूंगा। और ऑब्वियस बात है, मेरे पे कोई एसपीआर वगैरह तो बताया नहीं, तो मैं सीधा स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी से राइट ऑफ कर दूंगा, लेकिन इन्होंने एंट्री मांगी नहीं है तो मैं बनाऊंगा नहीं। ये बात आप समझ के चलना। अच्छा एक बात और समझना, कि हमारा जो ईयर एंड है ना, यहाँ पर एक ईयर एंड आएगा 31 मार्च 18, नहीं 31 मार्च 19 वाला ईयर एंड आएगा एक। इसी डेट पे आएगा ना, 1/4/19 कह लो या 31 मार्च 19 कह लो। यहाँ पर एक एंट्री बन सकती है हमारी, जैसे मांग सकते हैं, एक तो वही डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री, और वो डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री इधर ही मांग सकते हैं, बट मांगी नहीं है, वो भी एंट्री हम छोड़ रहे हैं। राइट ऑफ की एंट्री मतलब लॉस डिस्काउंट को और इसको, ये छोड़ रहे हैं हम इंटरेस्ट। अब सीधा अब कौन सी डेट आ गई? डायरेक्ट इनके अकॉर्डिंग तो 1/4 आ गई, तो 1/4/19 को क्या बनेगा? DRI, 1/4/19 DRI। DRI की एंट्री क्या बनेगी? DRI इन्वेस्टमेंट आएगा, और टू बैंक पैसा जाएगा। कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बेटा बोलिए? 7.5 लाख रुपए की हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, 7.5 लाख, 7.5 लाख रुपए। क्लियर है? अब क्या होगा इस डेट के बाद? यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे रिडेम्पशन की ड्यू की एंट्री बनेगी, ड्यू पे। ट्रांसफर एंट्री बन नहीं सकती डीआरआर की, क्योंकि इधर है ही नहीं डीआरआर, है ना। अगर ये लिस्टेड कंपनी होगी, अनलिस्टेड होती ना, तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ इस डेट पे, ये वाली जो डेट होती ना, इस वाली डेट पे ये डीआरआर भी क्रिएट होता, और यहाँ पे डीआरआर खत्म भी होता। बट यहाँ होने का नहीं है, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड नहीं है। ध्यान रखना, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि सारा जो झोल है ना, वो पूरी स्टेबल का झोल है बस। बाकी डीआरआर डीआरआई कुछ भी नहीं है, कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं इधर। बट इधर एक एक्स्ट्रा एंट्री लगेगी, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट मिलने की एंट्री पहले बनानी पड़ेगी। अब हमें कब? 31 मार्च 20 को बनाई जी। 31 मार्च 20 में इंटरेस्ट मिलने की एंट्री लगाओ जी, लगाओ। 31 मार्च 20। अब इंटरेस्ट मिलेगा हमें, इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट मिलने से पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। और इंटरेस्ट मिलना क्या बनेगी हमारी? इनकम। इनकम क्या होती है बेटा जी? हमारी क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन DRI। और ऑब्वियस बात है 1 अप्रैल को करा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना हो गया? पूरे 12 महीने। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इन्वेस्टमेंट है 7.5 लाख रुपए की, तो 7.5 लाख रुपए का 10%, यानी कि अपने को इंटरेस्ट मिलेगा 75,000। लेकिन क्योंकि हमारी इनकम है, हमारी इनकम के ऊपर सामने वाला बंदा क्या काटेगा? टैक्स, TDS। इसे बोलते हैं TDS कलेक्टेड, कि हमसे TDS कलेक्ट हुआ है। ठीक है ना? क्लियर है? हम TDS कलेक्ट नहीं कर रहे, सुन लो मेरी बात को। सामने वाला जिस जहां हमने इन्वेस्ट करी है वहां से हमें इंटरेस्ट मिलेगा, समझ रहे हो? अब हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो वो सामने वाला बंदा, क्योंकि हमारी इनकम है, हमारी इनकम पे टैक्स काटेगा, यानी कि हमारा खर्चा मान लो आप। खर्चा मान के क्या कर देंगे? डेबिट। कितनी इनकम? कितनी हमारी? 75,000, यानी कि ये वाली अमाउंट। इस वाली अमाउंट के ऊपर कितना परसेंट? 10% का TDS का रेट है। ये 10% और ये 10% दोनों लगे, ये इंटरेस्ट का 10% है, और ये TDS का 10% है। ये बात क्लियर हो गई? तो 75, 100 रुपये कटेंगे, ठीक है ना, 5 25, तो हमारे बैंक में कितना आएगा? 67,500 रुपया आएगा कुल मिला। ये बात क्लियर हो गई? इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट कलेक्टेड हो गया। अब देखो 31 मार्च को, अब क्या होगा? इंटर DRI, क्योंकि रिडम्पशन है तो DRI बेचना पड़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। कितने बेची? कुछ नहीं बताया तो क्या मानेंगे? 7.5 लाख का था, 7.5 लाख का बिके, ना ज्यादा ना
कम। ये बात क्लियर होती है। कई बुक्स में ना ये एंट्री तुमको कंबाइंड दिखेंगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंबाइंड एंट्री कई बार समझ में नहीं आती, अलग अलग समझा दी तो कंबाइंड करना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये बात क्लियर हो गई। अब डीआरआई का इंटरेस्ट की एंट्री एक्स्ट्रा थी वो हमने बना दी, डीआरआई बेच दिया, अब तो रिडम्पशन है। और रिडम्पशन भी किस पे मेरे बेटा जी? पार पे है। तो 9% डेवेंचर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी होती है क्रेडिट, खत्म करने कर देंगे डेबिट। एंड पैसा हमें देना है किसको? डेवेंचर होल्डर को। और पार का मतलब क्या है? 50 रुपए का डेवेंचर है तो पूरे 50 रुपए देने हैं। एक डेवेंचर 50, तो 1 लाख डेवेंचर पे पूरे कंपनी कितने पे करेगी? 50 लाख रुपए पे करेगी कंपनी। और पे कर दो। ठीक है, ये चीज है। ड्यू एंड पे इंटरेस्ट एक्शन दी वो भी डीआरआर की बनेगी नहीं, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है। ये बात क्लियर हो गई। इसमें एक एंट्री और बन सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट और एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, इनकम या एक्सपेंस कहाँ ट्रांसफर होते हैं? पीएनएल में। तो 31 मार्च की एंट्री ये बन सकती है कि इंटरेस्ट जो क्रेडिट था उसे क्या कर दो? डेबिट एंड ट्रांसफर टू पीएनएल। बस ये है कुल मिलाकर। इसमें कुछ पूछना हो क्वेश्चन है तो पूछ लो। मैंने फुल सारी एंट्री बता दी इसमें। अब इलस्ट्रेशन नंबर अगर आप 8 देखेंगे तो ध्यान से देखो जरा इसे, एक बार पढ़ते हैं और अगर मुझे लगेगा तो आप कर लेना। 1 अप्रैल 2013 में रायन प्राइवेट लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी। अब देखो अगेन मैं बोलूंगा, एक तो पहली बात अनलिस्टेड है, ऊपर से क्या है ना? नॉन में एनबीएफसी नो एचएफसी, ना ये एनबीएफसी ना ये एचएफसी। अब दिमाग लगाना, जब एनबीएफसी और एचएफसी नहीं है तो क्या होगा? सुन लो, पहली बात अनलिस्टेड में आ जाओ। अनलिस्टेड है और अदर देन नॉन एनबीएफसी और एचएफसी है, ठीक है ना? अदर देन इनकी नॉन प्ले वाली, यहाँ पे क्या होगा? डीआरआर भी और डीआरआई भी हो। देख लो, गारंटी बोलो डीआरआई डीआरआई दोनों की बात हो रही होगी। ये कंपनी ने इशू करे, इशू की एंट्री लगाओगे 2009% डेवेंचर, 100 रुपए का एक डेवेंचर है, वो भी डिस्काउंट भी इशू है 10%, ठीक है। 100 का डेवेंचर दे रहे हैं, 90 रुपए ले रहे हैं। रिडीमेबल एट पार 31 मार्च 17, 31 मार्च 17 को रिडेम्पशन पार पे होगा, ठीक है। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब, सारे डेवेंचर खरीद लिए, बिक गए। टू मीट द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट ने जैसा बोला तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या करा? 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए डीआरआर में, कि कब? 31 मार्च 14 में, और बाकी 31 मार्च 15 में बैलेंस। बैलेंस कितना वो हमें निकालना पड़ेगा। द कंपनी 1 अप्रैल 2016 को द कंपनी मेड रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट, कंपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, देखो डीआरआर डीआरआई दोनों आगे नहीं आ गया। द इन्वेस्टमेंट वाज इन कैश and debenture were redeemed on due date. Correct? It is the policy of the company to write off capital loss in the year. कंपनी कैपिटल लॉस समझ रहे हो? कैपिटल लॉस समझ रहे हो? ये जो डिस्काउंट दे रही कंपनी जिस दिन जिस ईयर में वो एक और होती है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्री इशू रिडेम्पशन इग्नोर इंटरेस्ट ऑन डैमेज। इंटरेस्ट ऑन डैमेज की एंट्री लगानी, बाकी सारी एंट्री मांग ली, ठीक है। एक काम करते हैं, देखो 5 मिनट है, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, लेकिन थोड़ी सी मैं स्पीड पकड़ूंगा, नहीं तो वीडियो बनने में दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है। देखो, सबसे पहले इन्होंने इशू करा 1 अप्रैल 2013 को, अगर ठीक है, 2000 डेवेंचर 9% वाले डेवेंचर है। कितने डेवेंचर है? 2000 डेवेंचर, 9% वाले डेवेंचर। भूमिका बांध रहा हूँ, 100 का डेवेंचर 90 में कर दोगे, इशू की एंट्री लगा दोगे, डिस्काउंट की एंट्री, दो एंट्री लगेंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, कितने रुपए? 2000 इंटू 90, ठीक है। 2000 इंटू 90, तो ये आपका बैठेगा 1,80,000, 1,80,000 रुपये। फिर दूसरी एंट्री बनेगी तुम्हारी क्या? बैंक डेबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डेबेंचर, 1,80,20,000 रुपये और 2 लाख रुपए। बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद रिडेम्पशन कब है इनका? रिडेम्पशन है कर रहे हैं 31 मार्च 2017 में, यहाँ 31 मार्च 2017 में कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर क्या डेट आ रही है? 14, 15, 16, ठीक है। 14,
15 और 16, 31 मार्च 14, 31 मार्च 15। यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री लग सकती है बट मांगी नहीं है इन्होंने। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, रिडम्पशन कर रहे हैं। रिडम्पशन किस पे है, पार पे, 100 के बदले 100, नो भूति, नो डैन, नो चुड़ैल, नो एक्स्ट्रा डेबिट, नो एक्स्ट्रा क्रेडिट। ये बात क्लियर होती है। अब आगे चलते हैं। फिर गए द यहाँ पे एक चीज है ना, जो यहाँ पे तुम्हारा डिस्काउंट है ना, वो डिस्काउंट तुम्हारा टोटल कितना आ रहा है, 20,000 रुपये आ रहा है। उसको राइट ऑफ की एंट्री लगा देना। डिस्काउंट राइट ऑफ की एंट्री लगेगी, वो भी किससे, पीनल से, क्योंकि एसपीआर तो है नहीं। स्टेटमेंट ऑफ पीनल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 2020। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा था कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी अपनी लॉसेस को उसी ईयर में राइट ऑफ कर देती है। तो इसका मतलब है कि हम राइट ऑफ की एंट्री बनाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। डीआरआर कैसे कैसे बना रहे हैं, कह रहे डीआरआर बना रहे हैं 31 मार्च 14 में और 15 में, यानी कि एक देखिए डीआरआर की जो एंट्री यहाँ भी लगेगी और डीआरआर की एंट्री यहाँ भी लगेगी। सवाल कितना है, डीआरआर कितना बनेगा, जितने डिबेंचर इन्होंने इशू करे हैं 2 लाख का 10% जितने इशू करे हैं, यानी कि 20,000। और ऑब्वियस बात है 20,000 में ये क्या कर रहे हैं, 10,000 का डीआरआर तो यहाँ बना दिया इन्होंने, तो यानी कि 10,000 का बाकी डीआरआर यहाँ बनेगा। डीआरआर की एंट्री क्या बनती है, स्टेटमेंट ऑफ पीनल डेबिट टू डीआरआर, और फिर इस डेट में दोबारा बनेगी स्टेटमेंट ऑफ पीनल डेबिट टू डीआरआर। ये बात क्लियर हो गई। डीआरआर बने तो डीआरआई भी बनेगा। डीआरआई के बारे में क्या बोला है कि 1 अप्रैल 16 को, मतलब एक तरीके से इस डेट पे डीआरआई यहाँ पे। तो डीआरआई कितना बनेगा, डीआरआई जितने डिबेंचर खत्म करने वाले हैं पूरी 2 लाख के खत्म करेंगे एक साथ, उसका 15%, यानी कि 30,000 रुपये का डीआरआई डेबिट टू बैंक, ये एंट्री लगेगी। समझ गए। तो एक तरीके से देखो, 2 एंट्री तुम्हारी यहाँ लगेंगी, 2 एंट्री तुम्हारी यहाँ हो गई, कौन कौन सी, एक ये वाली और एक ये वाली, और एक एंट्री तुम्हारी यहाँ लगेगी, एक एंट्री तुम्हारी यहाँ लगेगी। समझ गए। डीआरआई बनाने की सारी एंट्री करवा रखी है, पहले बता रहा हूँ, करना तुम्हें ही है। अब यहाँ पे क्या होगा एंट्री देखना, रिडम्पशन से पहले क्या करोगे, डीआरआई सोल्ड, यानी कि एक एंट्री बैंक डेबिट टू डीआरआई, एक एंट्री तुम्हारी ये बन गई। फिर रिडम्पशन की ड्यू एंट्री लगाओगे, एक एंट्री ये बन गई। फिर रिडम्पशन की पे एंट्री लगाओगे, एक एंट्री ये बन गई। रिडम्पशन की एंट्री वही लगेगी, 9% डेवेंचर टू डेवेंचर होल्डर 2 लाख 2 लाख, डेवेंचर होल्डर टू बैंक 2 लाख 2 लाख। एंड लास्ट एंट्री जो लगेगी वो बनेगी तुम्हारी डीआरआर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डीआरआर टू जनरल रिजर्व, एक एंट्री ये लग गई। तो टोटल 4 एंट्री आएंगी। तो टोटल क्वेश्चन के अंदर जो एंट्री आ रही है वो 2 2 4 तो 6 10 एंट्री आ रही है टोटल। और सिक्वेंसिंग देख रहे हो बिल्कुल तरीके से चलिए मेरी। तो टाइम लाइन का हमारा ये फायदा रहता है। ये हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 8। और अनलिस्टेड कंपनी थी इसलिए डीआरआई डीआरआई दोनों का झोला है, कोई और इधर बचा नहीं है। अगर ये राइट ऑफ के बारे में नहीं बोलता ना तो एक एंट्री ये वाली एंट्री तुम्हारी कम हो जाती। इन्होंने बोला था तो हमने कर दिया, बात करी गई है। ठीक है।